हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो हमने उस पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप पूछ लीजिएगा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो हमने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए थे, हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और एक्सरसाइज के हमने 1 to 10 क्वेश्चन कर लिए थे। उनमें भी अगर मैंने आपको बैलेंसिंग के क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, अगर आपको वो समझ में नहीं आया, उनमें से मैंने आपको एक होमवर्क में भी दिया था, 1-2 होमवर्क में दिए थे। अगर आपको वो करने में दिक्कत हो रही है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं हम उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 से लेके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और लिखते चलेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप देखो इस वीडियो में। तो मेरे पास जो 11th क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। कॉपी पेन उठा लो और देखो। ठीक है, और लिखते चलो। 11th क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, वाई आर डीकम्पोजिशंस रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। इसने बोला है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्यों अपोजिट है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तभी आप बता पाएंगे कि क्यों अपोजिट है। ठीक है, तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होता है, एक कंपाउंड का, ठीक है, या फिर एक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होके दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यही मेरी डीकम्पोजिशन हो जाती है। पर इसमें क्या होता है, ये जो हम तोड़ रहे हैं, उन कंपाउंड को हम स्प्लिट कर रहे हैं, उसमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें एनर्जी लगाएंगे, तो ये भी कंपाउंड टूट रहा है। ठीक है, तो इसमें भी एनर्जी लग रही है। तो जब एनर्जी लग रही है यहाँ पे और कंपाउंड का स्प्लिट होना, इसी को हमने क्या नाम दिया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। और कॉम्बिनेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें एनर्जी लगती है, कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। और जो कॉम्बिनेशन होता है, दो एटम का मिलके नया एटम बनाना या नया कंपाउंड बनाना, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आया, बस वही सब यहाँ पे लिख डाला। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो क्या क्या लिखा है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 सिंपलर यूनिट। ठीक है, जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने में एनर्जी लगती है। दीज रिएक्शन रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मान लो एक रिएक्शन है, जैसे कि यही समझा देती हूँ। कोई भी एक कंपाउंड है, मान लो AB। ठीक है, अब ये स्प्लिट होने में इसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जब ये एनर्जी इसमें लगेगी तो ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होके दो सिंपलर इसमें ये टूट जाएगा, A+B, दो अलग अलग एलिमेंट्स में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी को क्या नाम दिया है यहाँ पे बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ब्रेक डाउन होना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास, वो जस्ट इसका अपोजिट होती है। ध्यान से देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे एक कंपाउंड एनर्जी लगने के बाद स्प्लिट हो रहा है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, दो एलिमेंट है, ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उल्टा करने के बाद वो कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यही क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अब एक कॉम्बिनेशन, आपको पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इनकी डेफिनेशन लिख देनी है और रिएक्शन लिख देनी है एग्जाम्पल के साथ, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus, they are the exact opposite of combination reaction. इसी वजह से क्या है, ये कॉम्बिनेशन के अपोजिट है। उसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में, 2 or more substance combine, ठीक है, 2 or more substance combine to form, to give a new substance with the release of energy। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ओके, चलो
एक बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास ये है, कॉम्बिनेशन का बता रही हूं आपको, कॉम्बिनेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो H2 प्लस में O2 गिव्स व्हाट, H2O। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, दो एटम कंबाइन हो रहे हैं या मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके हमारे पास क्या बना दे रहे हैं, एक कंपाउंड बना दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि C+O2 gives CO2। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जो ये कंपाउंड बन रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही है, सिर्फ इतना डिफरेंस है डीकम्पोजिशन में और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इतना समझ में आया। वहां पे एनर्जी लगती है, यहाँ पे एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये है अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसलिए डीकम्पोजिशन क्या है, अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, इसने बोला राइट इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शंस। एक की तो इक्वेशन लिख दी और डीकम्पोजिशन रिएक्शन की ये रही। अब H2O को ब्रेक डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दो एलिमेंट थे और एक कंपाउंड बना रहा था। आप अपोजिट कर लो, ये थे मेरे कॉम्बिनेशन के, लिख लेती हूँ यहाँ पे, कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब डीकम्पोजिशन के देख लो। डीकम्पोजिशन के मैंने क्या बताया, यहाँ पे एनर्जी लगती है। मान लो H2O है, एक कंपाउंड है, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होके क्या बनेगा, सिंपलेस्ट उसमें एलिमेंट दे देगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, एनर्जी लगती है और क्या होता है, H2 प्लस में O2 बाहर चला जाता है। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन। तो अगर आप ये लिख दोगे आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। एक तो आप ये बता दोगे कि वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 नंबर इसके मिल जाएंगे। और अगर आप इक्वेशंस लिखाओगे जो कि बहुत ही आसान इक्वेशंस हैं, तो इसमें आपको 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलूं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राइट वन इक्वेशन फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसने क्या पूछा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, किसमें, हीट में, लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारी रिएक्शन आपको लिखनी है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, और सबसे पहले जो रिएक्शन आती है इसमें वो है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन वो होता है जो हीट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था। थर्मल डीकम्पोजिशन वो क्या होता है, जो हीट की प्रेजेंस में होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, FeSO4 पहले मैं लिखूंगी थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, ये क्या होता है, हीट की प्रेजेंस में होता है, पहली बात। अब इसका एक छोटी सी रिएक्शन लिख देना। कैसे लिखोगे, FeSO4, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर आपको बैलेंस करनी है, बैलेंस भी बताया है, तो हमने पूरी पिछली क्लास बैलेंसिंग के ही ऊपर की है। ठीक है, अगर आपको वो बैलेंसिंग नहीं आती तो प्लीज आप उसको सीख के आइएगा। ठीक है, चलते हैं। FeSO4 प्लस में हीट करेगा और ये डीकम्पोज होगा किसमें, Fe2O3 बनाएगा, प्लस में SO2 बनाएगा, प्लस में SO3 बनाएगा। रट लो। ठीक है, आगे चलूं, चलते हैं। सेकेंड जो रिएक्शन आएगी वो आएगी मेरे पास, हीट वाली हो गई, लाइट वाली करते हैं। जो लाइट के प्रेजेंस में होगी वो होगी AgCl। AgCl जब ब्रेक होगा
किसमें? लाइट की प्रेजेंस में। आपके एरो के ऊपर आपको लिखना है कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एरो के ऊपर वो सारा सब कुछ आ जाएगा जो लिखा जाता है, जिसकी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, यहाँ पे हीट ले लिया हमने, लाइट ले ली, इलेक्ट्रिसिटी ले ली, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? एरो के ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे कि मुझे लाइट के प्रेजेंस में करनी है तो यहाँ पे मैं लाइट लिख दूंगी। हीट का ये सिंबल होता है, ठीक है, हीट का ये सिंबल होता है। तो AgCl को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगी तो क्या बनेगा? Ag प्लस में Cl2, ठीक है। ये हो गई मेरी AgCl की रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे इसको कर लो, क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कर लो। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक Cl है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे Ag, ये भी 2 हो गया। तो ये होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तीसरा उसने क्या पूछा है? थर्मल डिकम्पोजिशन तो हो ही रहा है। देखो एक कंपाउंड किस में ब्रेक हो रहा है? 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक बात तो ये होगी। उसने पूछा लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन ये रट लेनी है, ठीक है। हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रट लेनी है, ओके। अगली चलते हैं, थर्ड AgBr। ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगा? एरो के ऊपर। कहाँ आएगा? एरो के ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बनेगा? Ag प्लस में Br2। इतनी बात समझ में आई हो तो बोल दो, नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो फिर, ओके। बस इस 12th क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। आपको इक्वेशन ही लिखनी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इतना समझ में आया? Al2O3, ठीक है। इसको AgBr से हम Al2O3 बना लेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी से जाएगी, ठीक है। Al2O3, तो मेरा एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा, प्लस में O2 बाहर निकलेगा। ये रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो इसने बोला है, ध्यान से चलो और लिखते चलो, ठीक है, फोकस के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था 4-5 टाइप की रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और जो 5th थी वो थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसने पूछा है कि डिफरेंशिएट बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखवाई थी, पोटेशियम सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, मैंने हिंदी में करके सब कुछ आपको लिखवा दिया था। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके देख के आइए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब, ठीक है, डिस्प्लेस होना। अगर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इक्वेशन के साथ, मान लो मेरे पास A है, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है? मेरे पास B और C है। इतना समझ में आया? अब मान लो कि जो A है वो ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब मान लो कि जो B और C है उसमें से C कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव के साथ रिप्लेस हो जाएगा, मतलब कि C यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे चला जाएगा। यही तो होता है डिस्प्लेस होना। तो इसी रिएक्शन को क्या नाम दे देंगे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? A
C की जगह चला जाएगा और C A की जगह चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C प्लस में AB। तो इसने क्या किया, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस कर दिया। इसी को क्या बोल देंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना समझ आया? बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बात का ध्यान रखना है। इतना समझ में आया? चलो तो फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। उसने एक तो बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताओ, दूसरा उसने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। देखो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैं बताती हूँ यहाँ से, ये जो रिएक्शन है ये पूछी जाती है और बच्चे इसको सोचते हैं हाय कितने डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, है ना। तो जो पिछले मेरी लेक्चर्स हैं उसको देखो, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ना। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ वही है जो मेरे पास आयंस का एक्सचेंज होता है। इसमें दो कंपाउंड्स का एक्सचेंज होता है, दो कंपाउंड अलग अलग दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं, उनके आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। अगर दो कंपाउंड कर रहे हैं तो उसको डबल बोल देते हैं, अब वो डिस्प्लेस हो रहे हैं तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। बताओ, है ना आसान। चलो अब इसके एग्जाम्पल्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें गिवन हो तो एग्जाम्पल्स भी लिख देना इक्वेशन के साथ, ठीक है। देखते हैं, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। अब इक्वेशंस लिखते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अलग लिखते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अलग देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इक्वेशन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसकी देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव से डिस्प्लेस होता है। मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। पेपर में ऐसे क्लिक करो और हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, मान लो CuSO4 ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। प्लस में मैंने क्या लिया, जिंक ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला था जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव से डिस्प्लेस हो जाएगा, इतनी बात हुई थी हमारी। तो कॉपर में से और जिंक में से बताओ भाई कौन सा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑब्वियसली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब ये क्या है, मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या है मेरा, लेस रिएक्टिव। तो बस इतना है कि इसको इससे एक्सचेंज कर दो, हमारी रिएक्शन हो जाएगी। इतना सिंपल है, बस कुछ भी नहीं करना। और बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, फेल, कि मैडम आया ही नहीं, पेपर में भी नहीं आया। क्या करना था, कुछ भी नहीं, बस ज्यादा रिएक्टिव को कम रिएक्टिव से रिप्लेस करना और चलो भाई खत्म, है ना। तो क्या हो गया, ZnSO4 प्लस में Cu, है ना, हो जाएगा। छोड़ दूं आपके ऊपर, कर लोगे, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी करने हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Na2SO4 लिया है इन्होंने, BaCl2 लिया है, क्या बना है, BaSO4 प्लस में NaCl। Na2SO4 क्या क्या लिया है, सेकंड की किसकी बात करेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयंस का एक्सचेंज तो क्या था, Na2SO4 प्लस में BaCl2। देखो मैं आपको इजी वे में बताती हूँ, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे रटना है, रटना या समझना कुछ कह लो, ठीक है। बहुत ही आसान वे में हम आपको बताते हैं। तो देखो Na2SO4 ये कैसे स्प्लिट होगा, देखो Na में Na2 पॉजिटिव में, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव में, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, या आयंस में इसको स्प्लिट कर लो। इतना काम कर लिया, आगे चलो। ये कैसे स्प्लिट होगा, ध्यान से देखो, BaCl2
कैसे स्प्लिट होगा? Ba2 पॉजिटिव, इस Cl2 का 2 यहाँ चला गया पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में था, यहाँ पॉजिटिव में बन जाएगा। ये एक बेरियम है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ नहीं करना। क्या Cl नेगेटिव? इतना कर लिया हो तो बताओ, इतना समझ में आ गया हो तो बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कंबाइन करना है। क्या बन जाएगा? NaCl बाहर निकला, अब कौन सा बच गया? ये पॉजिटिव चार्ज की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, ये नेगेटिव कंबाइन होके कंपाउंड बना देगा BaSO4। क्या बनेगा? BaSO4। या तो आप रिएक्शन को इस वे में कर लो, ठीक है, ये वे सबसे आसान है, आगे जाके भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। या तो इसमें कर लो, या फिर आप, मैंने क्या बताया था, A को D से जोड़ दो, B को C से जोड़ दो, हो जाएगी रिएक्शन। ये तो और भी इससे अच्छा वे है। अगर ये समझ में ना आए कि किसको किससे जोड़ना है, तो आपको आयंस में स्प्लिट करना होगा और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाना होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। सिर्फ इतना करना है। और बच्चे इसमें मुंह बना लेते हैं कि समझ नहीं आया, हमसे तो पेपर में होता ही नहीं है ना। कितनी आसान रिएक्शन है, कितनी आसान चीजें हैं। अभी से मेहनत करते चलो, जब जाके कहीं आप साइंस लोगे तब जाके फिर आप और मेहनत करोगे। तो अभी छोटे से ही मेहनत करते चलो ना, ठीक है। ये 13 क्वेश्चन बस इतना ही था, आपको बताना था डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ इतना। बहुत आसान क्वेश्चन, 2 नंबर में आ जाएगा, ज्यादा नहीं तो, या ज्यादा नहीं तो आपको इक्वेशन पूछ लेंगे, ठीक है। आगे चलूं, ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, तभी आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाओगे, है ना। जब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तो सॉल्यूशन क्या करोगे। देखो, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की क्या हो रही है, रिफाइनिंग हो रही। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, AgNO3 क्या होता है। और आपको मेन बात, फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, 9th क्लास में आप फॉर्मूले ही सीखते हो, मेन चीज केमिस्ट्री में, ठीक है। 10th में आप उनको अप्लाई करते हो। तो इसमें क्या है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर की रिकवरी हो रही है ना। इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, यहाँ पे कॉपर मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसने पूछी है राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो इसने क्या बोला है, जो AgNO3 है सॉल्यूशन में, इसमें अगर हम कॉपर डालेंगे तो ये किससे डिस्प्लेस हो रहा है, Ag, ये पूरा क्या बन रहा है, यहां से क्या बाहर निकल रहा है, सिल्वर फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम सिल्वर बना देते हैं, इतना डाउट किसी को। आगे चलो, हम इसको सिल्वर बनाएंगे, ठीक है। तो सिल्वर बनाएंगे तो आगे क्या बचेगा, कॉपर नाइट्रेट यहाँ बच जाएगा। देखो ये फॉर्मूला होता है CuNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या होता है मेरे पास, कॉपर नाइट्रेट। सिर्फ ये छोटी सी रिएक्शन थी और क्वेश्चन खत्म, 1 नंबर में पूछ लेगा एग्जामिनर। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाय क्या लिखे, बस रिएक्शन लिखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो देखो इसने क्या पूछा था, सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे आपको, AgNO3 होता है, जो कि किससे डिस्प्लेसमेंट है कर रहा है, कॉपर मेटल से। AgNO3 कॉपर मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट बना रहा है और सिल्वर बाहर जा रहा है। कुछ बच्चों को तो सिल्वर का फॉर्मूला भी नहीं पता, है ना। सिल्वर किससे डिनोट करते हैं, Ag होता है सिल्वर, ठीक है, Au होता है गोल्ड। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है और रिएक्शन हो जानी है अपनी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, बस आंसर हो जाना है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन
एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल्स। तो इसने पूछा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और एग्जाम्पल्स पूछ लिया, है ना। तो प्रेसिपिटेशन क्या होती है, जो भी मेरे पास इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल जो भी सॉल्युबल ना हो वो सॉलिड, वो उसकी प्रेसिपिटेट बनती है, उसी को प्रेसिपिटेशन का नाम दे दिया जाता है। इतना आसान, सिर्फ एक वर्ड याद रखना आपको इसमें, है ना। और 1-2 नंबर में ही पूछेगा एग्जामिनर, ज्यादा में नहीं पूछेगा। तो इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है इनसॉल्युबल सॉलिड्स की, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछ रखा है, इसकी रिएक्शन बताओ। बच्चे तो गुम हो जाएंगे कि भाई क्या पूछ लिया, अब क्या बताऊं आपको। वो भी आपने अपने आप पढ़ देनी है। यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट ले लेना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Na2CO3। कैल्शियम का क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, वही है। फिर इन दोनों को स्प्लिट करो पॉजिटिव नेगेटिव में, और क्या कर दो, डिस्प्लेस कर दो। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एग्जाम्पल और डबल डिस्प्लेसमेंट का आ गया। इन दोनों में से आपको कोई भी एग्जाम्पल ठीक लगे वो उठा लो और उसको स्प्लिट कर दो। बताऊं कैसे होगा, चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट आएगा CaCO3, वो क्या आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा। यहाँ पे Na2CO3 ले लेना है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ले लेना है CaCl2, ठीक है। और क्या बनेगा, यहाँ पे देखो NaCl बनेगा, है ना। और क्या बनेगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में NaCl। और बाद में अगर आपको बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग भी कर लेना, टीचर इम्प्रेस हो जाएगा, है ना। तो देखो ऐसे ही इम्प्रेस करते एग्जामिनर को बच्चे, सारी वो बैलेंसिंग भी करके दे देंगे, रिएक्शन भी लिख देंगे, है ना, तभी तो क्वेश्चन पूरा होगा। तो CaCO3 जो निकला वो यहाँ पे एज अ प्रेसिपिटेट लिखना, हमारा क्या निकला, प्रेसिपिटेट। इतना समझ में आया। तो ये होता है इनसॉल्युबल सॉलिड, जो किसका काम करते हैं, प्रेसिपिटेशन का काम करते हैं। उन्हीं को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जो इनसॉल्युबल सॉलिड के साथ रिएक्शन होती है। सबसे आसान क्वेश्चन 1-9 नंबर में पूछ जाएगा और आप ऐसे कर दोगे विद रिएक्शन के साथ। इतनी सिंपल रिएक्शन, आपको नाम और फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेहद इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने क्या बताया था, जो गेन करता है ऑक्सीजन वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जो लॉस कर देता है ऑक्सीजन वो क्या होता है, रिडक्शन। इन दोनों को ही नाम दे देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसने बोला है 2 एग्जाम्पल्स के साथ आप मुझे इसको एक्सप्लेन करके दिखाओ। 2 एग्जाम्पल भी गिवन है। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया उसको क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। देखो CO2 प्लस में H2, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे ऑक्सीडेशन। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है मेरे पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इतना आप लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था। अब इसमें क्या करना है, CO2 प्लस में H2 क्या बनाएगा, H2O प्लस में CO, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को, यहां पे देखो ऑक्सीजन नहीं है H2 के पास,
और जब प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे ऑक्सीजन है, गेन ही तो हुआ मेरे पास, एडिशन ही तो हुआ ऑक्सीजन का। तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आई? आगे चलूं, देखो फिर और इसने क्या बोला है, रिडक्शन का भी बताना आपको, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करते हुए का भी बताना है। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन, है ना। तो उसका भी एग्जाम्पल दे देना। CO2 सेम अगर मैं इसमें दे दूं, मान लो इसने सेकंड क्या पूछा है? रिडक्शन पूछा है। तो सबसे पहले आपको रिडक्शन का मतलब पता होना चाहिए, है ना। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो जो मैंने पिछला इक्वेशन लिखवाई थी आपको, पिछली इक्वेशन, तो उसमें क्या था? CO2 प्लस में H2 गिव्स H2O प्लस में CO, ये लिखवाया था। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ये? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो एक CO है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है। वहां जाने के बाद एक ऑक्सीजन हो रहा है, एक ऑक्सीजन कम हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? ये ऐसे करके दिखाना है आपको पेपर में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। तो आपको ये दोनों चीजें करके दिखा देनी है, आपको पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है। अगर देखो मान लो मैंने आपको बताया था एक पूरी इक्वेशन में अगर दोनों चीजें हो रही हो, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको याद होगा, है ना। तो देखो इसको क्या नाम देंगे हम, इस पूरी इक्वेशन का? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ चलते चलो, ठीक है, पढ़ते चलो, चलते चलो। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए हैं, 5 क्वेश्चन आज के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 16 क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 16 क्वेश्चन हो गए हैं, 17 क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 17 क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? ये है अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X। इसने क्या बोला? शाइनी कलर्ड कंपाउंड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर। मान लो कोई भी शाइनिंग कंपाउंड है, उसको हमने X नाम दे दिया, है ना। अब मैं उस X को हीट करती हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तब वो शाइन क्या होगा? वहां पे देखो, बिकम्स ब्लैक इन कलर, ठीक है। अगर मैं उसको एलिमेंट को, कोई भी X एलिमेंट है वो शाइनिंग है, उसको मैं हीटिंग कर देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, तब जो उसकी शाइन होगी वो ब्लैक कलर में हो जाएगी। मतलब शाइनिंग से क्या हो जाएगा? वो ब्लैक कलर में हो जाएगा। इसने पूछा है नेम द एलिमेंट X। आपको बताना वो कौन सा एलिमेंट होता है। देखो जो कॉपर होते हैं, मैंने आपको आंसर बता दिया, ये आपको बताना था। जो कॉपर होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको एयर में बाहर रखती हूँ, ठीक है, या फिर उसको हीट करती हूँ, है ना, बाहर तो छोड़ो, मैं उसको हीट करती हूँ। अब मैं जब उसको हीट कर रही हूँ ना, तो काला पड़ जाता है, कॉपर ब्लैक हो जाता है। तो ये जो X एलिमेंट है वो क्या है? कॉपर है ना। तो जो कॉपर है वो क्या है? X एलिमेंट। अब इसने रिएक्शन भी पूछ लिया, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड।
जो कि क्या होगा, ब्लैक इन कलर। सिर्फ आपको ये बताना था, ठीक है। देखो, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। इसने पूछा एक्स का नाम बताओ और जो ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका नाम बताओ। तो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन लिख देनी है। इस रिएक्शन को मैं लिख के बताती हूँ। देखो, कॉपर आपको किस वे में क्वेश्चन करने होते हैं वो देखो। सबसे पहले लिखना है जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर, ठीक है। फिर लिखना है व्हेन कॉपर इज हीटेड in the presence of oxygen। ये पेपर में लिखने का तरीका है, एग्जामिनर कैसे इंप्रेस होगा आपसे, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, एंड कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एंड विच इज, यहां पे लिखना है विच इज ब्लैक इन कलर। इतना लिख देना और रिएक्शन लिखनी है। कैसे रिएक्शन लिखनी है, कॉपर विद रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कॉपर इज रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू गिव कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 कॉपर हो जाएंगे, 2 कॉपर यहाँ हो जाएंगे। तो बस आपको ये रिएक्शन लिखनी है और आपके 2 नंबर पक्के। समझो पक्के, है ना आसान। ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था भाई, ऐसा कोई एलिमेंट है, कॉपर ही है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या बनेगा, CuO। इतना समझ में आया। बहुत आसान क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक, ठीक है। आगे चलूं, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Why do we apply paint on iron articles? हम कोई भी आयरन आर्टिकल है उसको पेंट क्यों करते हैं, ताकि वो रस्ट ना हो जाए, ताकि उस पर जंक ना लग जाए, तभी हम उनको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। बस इतना सिंपल सा आंसर है इसका, है ना। पढ़ते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। When painted the contact of iron article from moisture, ठीक है, ये क्यों करते हैं हम पेंटेड, ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सके रस्टिंग से, पहली बात, ठीक है। अब ये क्या है, जब आयरन आर्टिकल्स पेंट करेंगे तो उसमें क्या होता है, क्या बनाएगा, मॉइस्चर बनाएगा और एयर के साथ उड़ जाएगा, ठीक है। एंड हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। यहाँ पे रस्टिंग होती है, सिर्फ आपको इतना लिखना है, बात खत्म, और कुछ नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और आएगा तो 1 नंबर में आप बता देना क्यों है, फिर क्योंकि रस्टिंग होती है, ठीक है, प्रिवेंट करता है रस्टिंग से, सिर्फ आपको इतना लिख के आना है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। देखो मैंने आपको बताया था जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स के पैकेट या कुछ भी कह लो, उसमें हम नाइट्रोजन भरते हैं। ऐसा क्यों, इसने बोला है। ऑक्सीजन क्यों नहीं भरते या फिर कोई भी और गैस क्यों नहीं भरते, सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है। एक बात सुन लो, जो नाइट्रोजन होता है वो इनर्ट गैस होती है ना, और जो इनर्ट गैस होती है मेरे पास वो किसी के साथ रिएक्ट करना चाहती ही नहीं है, ठीक है, वो किसी के साथ रिएक्ट करना पसंद ही नहीं करती। तब क्या होता है यहाँ पे, और जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट कर लेता है फूड सब्सटेंस के पास साथ, है ना। जब वो फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर लेगा तो अपने केमिकल्स वहां छोड़ देगा, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को फिल ही नहीं करते, वो खराब कर देगा फूड को, ठीक है। नाइट्रोजन को फिल करते हैं क्योंकि वो किसी फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ही नहीं होगी, इनर्ट गैस होती है। इतनी बात आपको समझ में आई, मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज
इनर्ट गैस। क्या होती है ये? इनर्ट गैस होती है। एंड डज नॉट रिएक्ट इजिली विद कंपाउंड्स। ठीक है, क्या लिखोगे? एंड डज नॉट रिएक्ट एंड डज नॉट रिएक्ट easily with other compounds। इतना लिखा, ठीक है। जो नाइट्रोजन क्या होती है? इनर्ट गैस होती है और वो रिएक्ट नहीं करती। बट लिखना है बट ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन आ गया भाई। बट ऑक्सीजन ठीक है, क्या करेगा? ऑक्सीजन रिएक्ट क्या करेगा? अदर सब्सटेंस के साथ। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंस। ठीक है, अब वो अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर देगा तो उसको सड़ा देगा फूड को, एंड मेक देम रेंसिड, है ना। तभी तो ऑक्सीजन नहीं डाली जाती उसमें, सिंपल। क्या करेगा? एंड मेक्स देम रेंसिड। ठीक है, 10 bags used in packing food items are flushed with नाइट्रोजन गैस। जो भी बैग्स होते हैं फूड आइटम के, वो उसमें क्या होती है हमारे पास? नाइट्रोजन गैस होती है। ये आपको लिखना है, इस वे में लिखना है, ठीक है, ताकि और सुंदर सुंदर पेपर में लिखना होता है, ठीक है, ताकि लगे एग्जामिनर को हाँ भाई कितनी अच्छी राइटिंग है, लिखा भी अच्छा ही होगा, तब वो पढ़ेगा। जब आप ऐसे कीड़े मकोड़े छाप के आओगे, कोई नहीं पढ़ने वाला, पढ़ेगा भी तो उसको समझ ही नहीं आएगा, फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो प्रैक्टिस करो कि आप अच्छा लिख सको। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा खाना बच जाएगा ना सड़ने से, तभी उसमें क्या डलती है? नाइट्रोजन डलती है। मेन बात आपको यहाँ क्या ध्यान रखनी थी? नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है, वो किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करती। वाइल जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? इनर्ट गैस तो नहीं होती, पहली बात। वो क्या करता है? सभी फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और उनको रेंसिड होने से बचाता है। इसलिए हमारे पैक्स में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। सिर्फ इतना लिखना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन चलूं? ठीक है, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 19 हो गया, 20। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये मैंने लास्ट लेक्चर के लास्ट उसमें टॉपिक में ये कवर किया था कि कोरोजन क्या होता है, मैंने बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर का पूछ लेगा कि रिएक्शन भी, एग्जाम्पल भी बताओ और बताओ कि कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है। कोरोजन में आपको बताना है रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल दे देना है, और क्या बताना है? प्रोसेस वेयर मटीरियल यूजुअली मेटल्स डेटोरेट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। कोई भी मेटल बाहर रखा, एयर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, या फिर इसको केमिकल लग गया, वो सड़ जाता है। इसको कोरोजन बोलते हैं, रस्ट हो जाते हैं, ठीक है, खराब हो जाते हैं वो मेटल्स। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन दे देना। रस्ट कैसे? जो आयरन का क्या फॉर्मूला होता है? Fe। क्या होता है? Fe। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे हम? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी होगा, पानी भी होगा, क्या बनेगा? Fe2O3। बस ये रिएक्शन आपको लिख देनी है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज रस्ट। जो आयरन ऑक्साइड बना था ना, Fe2O3.NH2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। किसका फॉर्मूला होता है ये? ध्यान से देखो, Fe2O3.XH2O।
हाइड्रेटेड क्यों लिखा है? क्योंकि पानी है और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 3 है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा कोरोजन। अब रस्टिंग देख लेते हैं। जो रस्टिंग होती है ना बच्चों, वो होता है फैट्स एंड ऑयल या फिर फूड सब्सटेंस वो रेंसिड होना या फिर वो सड़ जाना, इसको बोलते हैं रस्टिंग। सबसे आसान टॉपिक है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल दैट कैन बी इजीली नोटिस इन द चेंज ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। अगर कुछ चीज सड़ जाती है तो हमें उसकी बदबू आने लगती है, पहली बात उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, तभी हमें पता लगता है कि भाई ये नहीं खाया जाएगा, सड़ चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेंसिडिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। The taste and smell of butter change when kept for a long time। कुछ भी है, कोई भी चीज हमने ज्यादा समय तक नहीं खाई, रखी है तो वो सड़ जाएगी, है ना, तो नहीं खाना चाहिए। तो सड़ने से मतलब जो भी रेंसिडिटी यहाँ पे हो रही है वो कैसे अवॉइड की जा सकती है? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हम फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं, है ना। और जो पैकेट होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस, जो आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे तो बड़े बड़े क्यूब होते हैं, मैंने बताया था, और चिप्स थोड़े से निकलते हैं, उसमें गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन। पता लग गया क्यों फिल की जाती है? वो भी पता लग गया, ठीक है। कोई और गैस क्यों नहीं फिल करती वो भी पता लग गया, है ना। बता दोगे सबको कि हमारे चिप्स के पैकेट इतने बड़े क्यों होते हैं? सबसे आसान, ठीक है। और क्या, रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एन इन्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ पे नाइट्रोजन हो वहां पे स्टोर करके रख दो, या फिर बड़ा सा डब्बा लो उसमें स्टोर करके रख दो, ठीक है। ये हमारे फूड को रेंसिडेड होने में बचाएगा, होने से ही बचाएगा। इतना समझ में आया? आगे चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये हुए हमारे 10 के और 20 क्वेश्चन सोल्व आज में, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, 10 क्वेश्चन आज खत्म हो गए हैं। एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी खत्म हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो देख के आइएगा, फिर इस वीडियो को चलाइएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इस जो चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर के PYQ के साथ, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQ तो करनी ही है, प्रैक्टिस ऐसे। और बैलेंसिंग इस चैप्टर में आपको बताती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो हमने बैलेंसिंग पढ़ी, बैलेंसिंग का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से छोड़ के मत जाना, आते हैं, है ना। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी आते हैं। एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, एक पूछते हैं ये कोरोजन और रेंसिडिटी से, और एक सबसे क्वेश्चन बताऊं आपको क्या पूछते हैं कि ये जो मैंने अभी बताया ना रेंसिडिटी से बचने के क्या क्या तरीके हैं, ये आपको पूछ लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।